षष्ठ अध्याय का तृतीय पाद उत्तर पद प्रकरण है। आज का सूत्र है न लोपो नयः। न लोपः प्रथमा का एक वचन, नयः षष्ठी का एक वचन। नस्य लोपः न लोपः। अनुवृत्ति इसमें केवल उत्तर पदे की है, अन्य किसी की अनुवृत्ति नहीं है। सूत्र का अर्थ करिए आप लोग। सीधा सीधा अर्थ है, करो। हाँ हाँ, उत्तर पदे परतः। नयः न लोपो भवति उत्तर पदे परतः। नय के नकार का लोप होता है उत्तर पद के परे रहते। उदाहरण बनाएंगे। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न वृषलः अवृषलः, न सोमपः असोमपः, न सुरापः असुरापः। तो स्थिति क्या रहेगी? नय समास किया आपने, नय का अन्य समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। तो नय के यहाँ की पहले संज्ञा हो चुकी है। न सु ब्राह्मण सु, समास इत्यादि करके अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप कर दीजिए। न आगे ब्राह्मण। अब नय के नकार का क्या हो गया? लोप हो गया। ब्राह्मण उत्तर पद रहते, क्या बन गया? अब्राह्मणः अवृषलः असुरापः। तो ये नया समास इसी प्रकार से होता है। अगला सूत्र तस्मान् नुरचि। एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन। नयः और उत्तर पदे की निवृत्ति आ रही है। अर्थ करिएगा सूत्र का। तस्मात् अर्थात लुप्त नकारात्। तस्मात् अर्थात लुप्त नकारात् उत्तरस्य नयः नुट् आगमो भवति अजादौ उत्तर पदे परतः। कहते हैं लुप्त तस्मात्, यानी जिसके आपने नय के नकार का आपने लोप किया है, ठीक है ना, तो उस नय को क्या होता है? नुट आगम होता है। ठीक है, उससे उत्तर, लुप्त नकार से उत्तर नुट आगम होता है। और अजादि उत्तर पद में हो तो, जैसे उदाहरण बनेगा न अजः अनजः, न अश्वः अनश्वः। ठीक है, तो कैसे सिद्धि कैसे करेंगे? न अज, ना का आपने लोप भी कर दिया, तब क्या शेष बचा? अ। उसको क्या होगा? नुटागम होगा, है ना, उससे उत्तर नुटागम होगा। जो लुप्त नकार उससे उत्तर नुटागम होगा। तो कह तो दिया अजादि उत्तर पद परे रहते, पर होगा किसको? पंचमी से विहित जो कार्य होते हैं, पंचमी से निर्दिष्ट कार्य अव्यवहित उत्तर पद को होते हैं, तो इसलिए वो षष्ठी में परिवर्तित हो जाएगा। तो अजादौ उत्तर पदे कहते हुए भी अजादि उत्तर पद को ही नुटागम होगा, क्योंकि लुप्त नकार से उत्तर, तो लुप्त नकार हो गया आपका अ, उससे परे अजादि बचा अज, उसको नुटागम होगा, उसी के आदि में बैठेगा। तो अनुट अज अन अज अनज, अनजः अनश्वः, न आंग अनांग, न एकाल अनेकाल, न एकाच अनेकाच, न आदि न अंत अनंत। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं आपके जिनमें नुट आगम होता है। सिद्धि समझ में आ गई आपको? न भ्राण न पान न वेदा न सत्या न मुचि न कुल न ख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। नक्र नाकेशु सप्तमी का बहुवचन, प्रकृत्या प्रथमा का एक वचन। न भ्राण च न पान च न वेदा च न सत्या च न मुचिश्च न कुलश्च न खश्च नक्षत्रंच नक्षत्रंच नक्रश्च नाकश्च इति नाकाः तेषु नाकेषु इत्येतेषु नय प्रकृत्या भवति। प्रकृत्या आ गया ना, कि इनका जो नय है वो प्रकृति से रहता है। प्रकृति से रहना यानी जैसा है वैसा रहेगा, न लोप होगा। लोप होकर, जब लोप नहीं होगा तो जहाँ नुट आगम की प्राप्ति है वो भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो न भ्राजते इति न भ्राट। तो यहाँ पर क्या, वही नकार के लोप की प्राप्ति थी, तो भ्राजरी धातु से भ्राज भास धुर्विदित और जो प्रिजु ग्रावस्तु प्रत्यय किया, तो भ्राजते इति भ्राट, न भ्राट अभ्राट। ठीक है, तो यहाँ पर न लोपो नया से नए के लोप की प्राप्ति थी, इसने कहा जैसा वैसा रहेगा। तो न भ्राट, न भ्राट का अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं चमकने वाला, जो चमकता नहीं है वो न भ्राट। अगला शब्द है आपका नपात। ठीक है, नपात कैसे बनेगा? पाती थी पात,
है ना, क्षत्रिय प्रत्यय हुआ इसमें। कैसे हो जाएगा? पा, आगे लट, लट के स्थान पे क्षत्रिय, क्षत्रिय का बचा अत, शप आएगा, शप का दी प्रवृत्ति भी शपा से लुक हो जाएगा, पा अत, उसके बाद फिर आतोलोपेटी च, अपिल सार्धातुंगित्वत होता है। ऐसा मान करके जो अत है वो अजादिंगित बन गया, तो पा के आकार का लोप हो गया, इसका अ मिल गया, क्या बन गया? अच्छा नहीं, यहाँ पर लोप नहीं होगा, पा आ गया, अकहसण ने दीर्घ लगा करके बन जाएगा आपका पात, ठीक है ना। तो पात बन गया, न पात। न वेदः में वेत्ति इति वेदः, और बहुवचन वो रूप जब चलाओगे तो वेदाः, असुन प्रत्यय होगा सर्वधातुभ्यः असुन, और न वेदाः अवेदाः, तो यहाँ अवेदाः नहीं बनेगा, अपितु न वेदाः ऐसा ही रह जाएगा। और नासत्याः, न असत्यम, है ना, तो इसका अर्थ क्या करोगे? सत्सु साधु इति सत्यम, न सत्यम असत्यम, मतलब जो स्वभाव में साधु नहीं है, और न असत्यम जो स्वभाव में नहीं साधु नहीं है। द्वौ नयौ प्रकृत्यर्थम गमयतः, दो नए हो गए, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? ना सत्य, यानी जो स्वभाव में साधु। तो यहाँ पर क्या हुआ? न असत्य, ना का लोप होता, अनसत्य बनता, इसका जैसा वैसा रहेगा, तो न असत्य सवर्ण दीर्घ होकर के बन गया ना सत्या, ठीक है। आगे क्या है? तो ना सत्याह बहुवचन में बन गया ना सत्याह। न मुचि ही, यहाँ पर भी मुच धातु से की प्रत्यय हुआ, मुंचती थी मुचि ही, न मुचि ही न मुचि ही, अमुचि ही नहीं होगा, न मुचि ही, न छोड़ने वाला। नपुंसकम, है ना, इसमें क्या होता है? स्त्री पुंस शब्द को पुंसक आदेश निपातन से होता है, स्त्री पुंस शब्द को पुंसक आदेश निपातन से होगा, और नपुंसकम नपुंसकम अनपुंसकम, नहीं तो नपुंसकम नपुंसकम, तो क्या हो गया नपुंसकम का अर्थ? न स्त्री न पुमान, है ना। तो स्त्री पुंस शब्द को क्या हुआ था? स्त्री पुंस शब्द को पुंसक आदेश हुआ, और न पुंसकः न पुंसकः ऐसे ही रह गया, तो मतलब जो न स्त्री है न पुमान है, तो वही हो गया आपका। अगला शब्द क्या है? क्या? नकुल, है ना। नास्ति कुलम अस्य, नास्ति कुलम अस्य इति नकुलः, नकुल माने नेवला है, तो वो कहीं एक जगह अपना वो बना के नहीं रहता है, इधर उधर बस घूमता रहता है केवल, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? नकुल। जबकि जब उसके बच्चे होते हैं तो बहुत सारों के, मतलब एक के पीछे कई सारे घूमते हैं, एक जगह उसके पीछे दूसरा तीसरा चौथा रहेगा, किंतु कोई स्थिरता से वो कहीं अपना कुछ बिल घर जैसा कुछ बना के रहें, ऐसा नहीं होगा, और वो भी 2-4 दिन बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। तो बन गया, ठीक है। अच्छा, नपुंसक, नपुंसक हम पहले चले ना, पहले नकुल, नख छूट गया था, नकुल हो गया। नख का क्या करोगे? नास्तिकम यस्मिन स नखः, नख माने क्या होता है? नाखून, उसमें जरा भी छिद्र नहीं होता, ठीक है ना, और ये सब में छिद्र हैं, तो उन सब में खा है, ठीक है। ये सब तो खैर पूरे ही खा हैं, इंद्रियों को खा कही दिया गया, क्यों? क्योंकि वो खुदे हुए हैं, खुदे हुए होने से वो क्या है? खाली स्थान है वहाँ पर, तो सब खा हैं। रोम छिद्र भी आपके क्या है? इनमें खा है, मतलब रोम है, इसलिए वहाँ पर खाली स्थान है, किंतु जो नाखून आपका पूरा एकदम, तो इसलिए उसको नख बोलते हैं, नख, ठीक है। देखो मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति देखो, है ना। नास्तिकम यस्मिन, नख बन गया, नकुल हो गया, नख हो गया, नपुंसक बता ही दिया। नक्षत्र में क्या करोगे? नक्षत्र में क्या करोगे? नक्षत्रम, है ना, नक्षत्र। नक्र में क्या करोगे? क्रम धातु से ड प्रत्यय हुआ, तो क्या बन गया? टीभा का लोप होकर के क्र, क्रमति क्र, और नक्र नक्र, उसके बाद नक्र बन गया। कम, आगे शब्द है नाक, नक्र मैंने क्या होता है पता है? मगरमच्छ को बोलते हैं नक्र, है ना। क्यों? क्योंकि आलसी की तरफ पड़ा रहता है। नाक शब्द देखो क्या हुआ? क मने सुख, ठीक है, और न का अक मने दुख, और न अक
नाक यानी सुख, मतलब जिसे बिल्कुल पहले का मतलब सुख, अक मतलब दुख, और ना अक मतलब जिसमें दुख बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या कहलाया? नाक। तो सारे शब्द बन गए। कौन कौन से? नभ्राण, नपान, नवेदा, नासत्या, नमुची, हाँ, नख, हाँ, नक्र और नाक। तो इतने शब्द आपके बन गए सारे। तो इन सब में क्या ध्यान देना आपको कि कहीं पर भी नकार का लोप इत्यादि कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलिए। तो नाक का अर्थ इसलिए स्वर्ग सुख होता है ना, नाकम का अर्थ होता है सुख। कल में था नाकम इष्ट सुखम यान्ति, आने वाला है। तो नाकम, नाकम मतलब दुख रहित जो स्वर्ग है, उसको नाक बोलते हैं। एकादिष्टि कस्य चादुक, एकादिष्टि कस है ना, तो एकादि प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, एकस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, आदुक प्रथमा का एक वचन, आदुक, अदुक नहीं। एकः आदि यस्य स एकादिः। प्रकृत्या के नृत्य आ रही है। अर्थ होगा एकादिः नय प्रकृत्या भवति उत्तरपदे परतः। एकादिः नय प्रकृत्या भवति, एक शब्दस्य च आदुक आगमो भवति, और एक शब्द को आदुक आगम होता है। उदाहरण बनाएंगे हम, एकात न विंशतिः, नहीं, एकेन न विंशतिः इति एकान्न विंशतिः। एकेन न विंशति, एक के कारण से 20 नहीं यानी 19। तब एकेन न विंशतिः, तो यहाँ पर एक आदि नय हो गया ना, एक आदि में फिर नय है, तो इसका जो नय है वो प्रकृति से रहेगा, उसका लोप नहीं होगा। और फिर एक शब्द को आदुक आगम हो जाएगा। आदुक का क्या बचेगा? आद, और दा को यरोनुनासिक नुनासिकोवा से नकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एकान्न विंशतिः। और सीधा सीधा सुनो तो लग जाएगा भाई एकात न विंशति, एक से 20 नहीं, एकान्न विंशति, और विकल्प से होगा तो एकात न विंशतिः, एकेन न विंशतिः इति एकान्न विंशतिः, एकाद न विंशतिः, एकान्न त्रिंशत्, एकाद न त्रिंशत्। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो पहले वही न विंशतिः, न विंशतिः, एकेन न विंशतिः, एकान्न विंशतिः। तो पहले न का विंशति इत्यादि के साथ समास करेंगे और फिर एकेन के साथ उसको जोड़ेंगे। एक आदि जो न वो प्रकृति भाव से रहेगा और उसको आदुक आगम हो जाएगा। यरोनुनासिक नुनासिको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और एक बार जब यरोनुनासिक नुनासिको विकल्प से करता है तो एक बार एकाद न विंशति ही, एक बार एकान्न विंशति ही, दोनों प्रयोग बनेंगे। नगो प्राणिष्वन्यतरस्याम, नगः प्रथमा का एक वचन, अप्राणिषु सप्तमी का बहुवचन, अन्यतरस्याम एक वचन। न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु अप्राणिषु, अप्राणिषु वर्तमानः यो नग शब्दः तत्र नय प्रकृत्या भवति विकल्पेन। क्या अर्थ है सूत्र का? अप्राणिषु वर्तमानः यो नग शब्दः तस्य नय प्रकृत्या विकल्पेन भवति। कहते हैं अप्राणी अर्थ में वर्तमान जो नग शब्द, उसका जो नय है वो भी प्रकृति भाव से रहता है। तो नगह मतलब क्या होता है वैसे? न गच्छति इति नगाः, हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः। यहाँ पर नगाह का क्या अर्थ है? कुछ स्मरण नहीं रखते हो? तो हया मतलब क्या होता है? हया मतलब हया मतलब कितनी बार श्लोक बताते जाते हैं, हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः। कुछ याद नहीं रखो? तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि नगाह मतलब क्या होता है,
बाकी नगह का अर्थ वृक्ष पर्वत सब होते हैं जो गति नहीं करते हैं। तो प्राणी अर्थ में वर्तमान ये नहीं है, क्योंकि वृक्ष और पर्वत को कह रहा है, इस कारण से यहाँ पर नगह का जो न है वो इसी प्रकार से रह गया, यानी नहीं हुआ। विकल्प से कहेंगे तो एक बार अगाह वृक्षा भी बनेगा, अगाह पर्वतः भी बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, न गच्छतीति नगः, तो ड प्रकरणे अन्यष्वपि दृश्यते। इस वार्तिक से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड प्रत्यय होता है। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में ये वार्तिक है जहाँ पर ड प्रत्यय का विधान किया गया है गम धातु से। अंतात्यंताध्वदूर पार सर्वानंतेषु डह, इससे ड प्रत्यय का विधान किया गया है। तो जिन जिन के उपपद रहते गम धातु से ड विधान किया गया वो तो होंगे ही होंगे, किंतु अन्य उपपद रहते भी हो जाएगा। तो न उपपद रहते भी गम धातु से ड प्रत्यय हुआ और उसके न का लोप विकल्प से प्रकृति भाव से रहा। तो एक बार नगाह वृक्षाः बनेगा, एक बार अगाह वृक्षाः। नगाह पर्वताः अगाह पर्वताः, क्योंकि ये गतिशील नहीं है और ये अप्राणी में वर्तमान है, इस कारण से यहाँ नहीं होगा। सहस्य सह संज्ञायाम, सहस्य षष्ठी का एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन, सह शब्दस्य स इत्ययम् आदेशो भवति उत्तरपदे संज्ञायाम विषये। उत्तर पद में संज्ञा विषय हो तो सह को स आदेश हो जाएगा। सह अश्वत्थेन इति साश्वत्थम, सह पलाशेन इति सपलाशम, सह शिंशपेन इति सशिंशपम। इन सब में तेन सहित तुल्य योग से पहले समास करेंगे तो सब उत्तर पद हो जाएंगे। उत्तर पद होने के कारण से सह को स आदेश हो जाएगा। सह से सह की अनुवृत्ति जाएगी आगे भी सूत्रों में, सहस्य की 82 तक, सह की 88 तक। अर्थ करेंगे, नहीं सूत्र क्या है, ग्रंथांताधिके च, ग्रंथांताधिके सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम। ठीक है, तो ग्रंथस्य अंतः ग्रंथांतः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ग्रंथांतश्च अधिकंच इति ग्रंथांताधिकम, तस्मिन् ग्रंथांताधिके। अर्थ होगा सूत्र का, ग्रंथांते अधिके च, ग्रंथांते अधिके च वर्तमानस्य सह शब्दस्य स आदेशो भवति अन्यतर उत्तरपदे परतः। ठीक है, ग्रंथांते अधिके च, ग्रंथ के अंत में अथवा अधिक अर्थ में वर्तमान जो सह शब्द है उसको भी स आदेश होता है उत्तर पद के परे रहते। जैसे सकलम ज्योतिषम अधीते, है ना, इति सज्ज्योतिषम, सकलम मुहूर्तम अधीते इति समुहूर्तम। तो ग्रंथ का अंत हो गया, क्योंकि सारा पढ़ लिया तो ग्रंथांत में वर्तमान हो गया। ठीक है, और सकलम, सकलम का अर्थ क्या हो गया, नहीं उसमें ये कला घटी मुहूर्त इत्यादि होता है ना। ज्योतिष ग्रंथों में कला जो होता है वो काल विशेष का नाम है कि इतने पल की एक कला होती है, फिर मुहूर्त होता है, घटी होती है। तो कला मतलब ज्योतिष शास्त्र को कला पर्यंत पढ़ता है। तो सकलम ज्योतिषम अधीते, यानी कला पर्यंत शब्द को पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ता है। तो सकलम ज्योतिषम अधीते, मुहूर्त पर्यंत ग्रंथ को पढ़ता है तो समुहूर्तम ज्योतिषम अधीते। ससमासम व्याकरणम अधीते, एक व्याकरण में समास शास्त्र पर्यंत ग्रंथ को पढ़ता है तो ससमासम व्याकरणम अधीते, इस प्रकार से बनेगा। और समास उससे होगा अंतवचन, किससे, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से समास हो जाएगा। अधिक में द्रोणेन अधिका इति सद्रोणा खारी, समाशः कार्षापणः सकाठिनीको माशः। तो वहाँ पर भी करेंगे आप कलया सह वर्तते, ऐसा अर्थ करके भी कला पर्यंत शास्त्र को पढ़ता है, अंतवचन से कर लेंगे। और यहाँ पर ये हो ही जाएगा उपोधिकेच, है ना। इससे आगे चलिए, द्वितीय चानुपाख्ये, द्वितीय अच्छा, जब हम ये करेंगे सकलम, है ना, ससमासम इत्यादि, तो अंतवचन में भी हो सकता है। यहाँ पर जो करोगे, यहाँ पर आप बहुव्रीहि समास में करिए, क्योंकि अव्यय भाव के लिए तो आगे सूत्र आएगा अव्यय भावे चाकाले,
ठीक है, तो यहाँ पर जो समास करेंगे, यहाँ पर हम अंत वचन उत्संग से ले लेंगे, तो कलया सह वर्तते, तो ये तेन सहेति तुल्य योगे, इसी से ही समास करेंगे, इन सब में उसी से ही समास करेंगे। द्वितीय चानुपाख्ये, द्वितीय सप्तमी का एक वचन, अनुपाख्य नहीं, अनुपाख्य सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है सहस्य सह और उत्तर पदे की, सहस्य की 82 तक, सह की 88 तक, और उत्तर पदे का अधिकार चल ही रहा है। ठीक है, कहते हैं द्वयोः सहयुक्तयोः अप्रधानः यः स द्वितीयः, द्वयोः सहयुक्तयोः यह अप्रधानः स द्वितीयः। यहाँ पर द्वितीय से क्या लिया जा रहा है, दूसरा नहीं लिया जा रहा है, अपितु जो दो साथ साथ में हैं उनमें से एक प्रधान है और एक अप्रधान है, तो जो अप्रधान है वो द्वितीय है और जो प्रधान है वो प्रथम है। ठीक है, क्या हुआ द्वितीय का, द्वयोः स द्वितीयः, और उपाख्यायते प्रत्यक्षतः उपलभ्यते स उपाख्यः, उपाख्यायते प्रत्यक्षतः उपलभ्यते सह उपाख्यः, जो सामने है वो उपाख्य, और न उपाख्यः तो उपाख्यात अन्यः अनुपाख्यः, उपाख्यात अन्यः अनुपाख्यः, मतलब जो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो तो प्रत्यक्ष हो गया, उपाख्य हो गया, और जो उपाख्य नहीं है, उपाख्य से अन्य, अनुपाख्य यानी अनुमेय, तो अनुपाख्य से कौन कहलाएगा, अनुमेय, और द्वितीय से क्या कहलाएगा, अप्रधान। अब अर्थ होगा सूत्र का, अनुमेये द्वितीये उत्तरपदे परतः, अनुमेये द्वितीये उत्तरपदे परतः सहस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। अनुमेये द्वितीय, जो द्वितीय उत्तर पद है ना, जो अप्रधान है, और वो भी कैसा है, अनुमेय है, आपको प्रत्यक्ष नहीं पता पड़ रहा है, उसका भी आपको क्या करना है, अनुमान से समझना है। तो जो द्वितीय यानी जो अप्रधान है और वो भी क्या है, अनुमेय है ना, और अप्रधान भी है, वो यदि उत्तर पद में हो तो सह को स आदेश होता है। उदाहरण है साग्निः कपोतः, अभी इसको व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा। साग्निः कपोतः सपिशाचा वात्या सराक्षसी का शाला। ठीक है, तो दो हैं, अब दो में दोनों प्रधान तो होंगे नहीं, दोनों अप्रधान होंगे नहीं, दोनों में से एक प्रधान होगा और एक अप्रधान होगा। तो जो अप्रधान है वो क्या है, द्वितीय है, जो अप्रधान है वो क्या है, द्वितीय है, और जो प्रत्यक्ष उपलभ्यमान होगा वो उपाख्य होगा, और जो जिसको हमें अनुमान से जानना है वो कौन होगा, अनुपाख्य होगा। ठीक है, यानी अनुमेय से जानने योग्य हो गया। तो जो अनुमेय से जानने योग्य वो भी कैसा होना चाहिए, वो अप्रधान होना चाहिए। जो अनुमान से जानने योग्य है वो कैसा होना चाहिए, अप्रधान होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण है आपका साग्निः कपोतः। ठीक है, तो यहाँ पर भी समास वही करेंगे, अग्निना सह इति साग्निः, समास तो उसी से करोगे, किससे, तेन सहेति तुल्य योगे से। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रसिद्धि है सामान्य रूप से कि जो कपोत है वो अग्नि को खाता है, जो कपोत है वो किसको खाता है, अग्नि को खाता है। हमने समास तो किया अग्निना सह साग्निः, किंतु कौन, साग्निः कौन, कपोतः, क्योंकि सुना हुआ है, प्रत्यक्षता उपलब्धमान नहीं है, हम सामने उसको खाते हुए नहीं देख रहे हैं, किंतु अग्नि के साथ, तो अग्नि के साथ कौन है, ये कपोत है, तो वो अनुमेय भी है और क्या है, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अब यहाँ पर इन्होंने एक वो कर लिया, अब अनुमान होगा तो व्याप्ति भी होगी, तो जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ कपोत है, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ कपोत है। तो अब ये तो आप अनुमान नहीं लगा सकती हैं, ये लगाएंगे क्या कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ कपोत है, या यत्र यत्र अग्नि है, या यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि है। हाँ,
तो ये अनुमान तो नहीं लगेगा कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ कपोत है, किंतु ये जरूर हो सकता है कि जहाँ जहाँ कपोत है वहाँ वहाँ अग्नि, क्योंकि कपोत अग्नि को मतलब उसका तात्पर्य नहीं है कि क्यों अग्नि को खाता है, मतलब वो गर्म होता है, तो इसलिए मतलब कहते हैं कि जहाँ जहाँ कपोत है वहाँ वहाँ अग्नि है। ठीक है, तो अब इसमें अनुमान क्या होगा, तो जहाँ जहाँ कपोत है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो आप अनुमान किसका लगा रही हैं, अग्नि का। तो प्रधान कौन हो गया, कपोत, प्रधान कौन हो गया, कपोत, तो प्रधान तो कपोत हो गया और अप्रधान कौन हो गया, अग्नि, और वो भी अनुमेय हो गया। तो साग्नि में कौन उत्तर पद में परे हैं, अग्नि, अग्नि क्या है, अप्रधान भी और अनुमेय भी है। बात समझ में आ गई। तो ये इस लोकोक्ति के कारण से ये वाली बात आई है। इसी प्रकार से जैसे कह देते हैं सराक्षसी का वात्य है ना, शाला सपिशाचा वात्या है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि बहुत आंधी वांधी होती है तो उसी में वो भंवर जैसा बनता, तो लोग वो बोल देते हैं कि वो उसमें वो पिशाच उड़ रहा है ना। उसमें आपने पढ़ा होगा, ये जो आता है अरे तर्क संग्रह में पढ़ाते हैं ना हम लोग, जब वायु का लक्षण बोलते हैं तो उसका जो शरीर है ना, तो पिशाच आदि ऐसे करके मतलब बोल देते हैं वायवीय शरीर है। तो इन सबको मतलब वो क्या मानते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं। तो जो भी आंधी वांधी होती है उसको इस रूप में बोल देते हैं कि वह तो उड़ा करके ले गई पिशाच की तरह, या ये कर गई आंधी मेरी, किसी को कुछ हो जाए तो ये भी एक अनुमान हुआ, ये भी क्या हो गया, अनुमान हो गया। तो ये आंधी को देख करके किसका अनुमान करते हैं, पिशाच का। आंधी को देख करके किसका अनुमान किया, पिशाच का। तो प्रत्यक्ष तो क्या है, वात है, प्रत्यक्ष क्या है, वात है, किंतु अनुमान किसका कर रहे हैं, पिशाच का। ठीक है, और वो भी अप्रधान है। प्रधानता किसकी, वात की है, प्रत्यक्ष भी वात है, किंतु अनुमान कर रहे हैं आप उसका। तो जो अनुमेय है और अप्रधान है उसी के उत्तर पद रहते सह के साथ हो जाएगा। तो साग्नि कपोतः, इसी प्रकार से सपिशाचा वात्या, सराक्षसी का शाला है। कई बार किसी उसमें जाने में तो वैसा होता है, मतलब जिस तरह की कहानियाँ ये सब लोग सुने रहते हैं उसके आधार पर अनुमान बन जाता है, उसके आधार पर अनुमान बन गया। तो अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि जहाँ जहाँ शाला है वहाँ वहाँ राक्षसी है, ऐसा नहीं है। किंतु हाँ ये जरूर है कि जहाँ जहाँ ये होंगे वहाँ वहाँ शाला, मतलब कहीं ना कहीं वो रहते हैं। तो जो पुराने जंगल वैसे स्थान होते हैं उनमें लोगों को उस तरह का एक डर भय बना रहता है। तो उसी प्रकार से ऐसी तो कहानियाँ बना रखी कितनी सारी लोगों ने है, तो वैसी कहानियाँ सुनते हैं, तो वैसी कहानियों के आधार पर व्यक्ति अनुमान लगाता है। तो सब में साग्नि कपोतः में, सपिशाचा वात्या में, सराक्षसी का शाला में, सब में अनुमेय कौन है, अग्नि, पिशाच और राक्षसी। ठीक है, और वही अप्रधान भी है। तो उसी के उत्तर पद रहते समान को, पर निस्सह के साथ समास हुआ था, तेन सहित तुल्य योगे से उस सह को यहाँ पर सा आदेश हो जाएगा। तो ये जितने भी ये सब सूत्र हैं इन सब में तेन सहित तुल्य योगे से ही समास हो रहा और बहुव्रीहि समास हो रहा है। तो उसको क्या हो गया, सा आदेश हो गया। ठीक है, तो नीचे भी इन्होंने दिया है कि कपोत का मांस अत्युष्ण होता है। पक्षाघात यानी जब लकवा मारते हैं, ऐसे जो वात प्रधान रोग होते हैं उसमें जो मांसभक्षी लोग होते हैं, जो मांसभक्षी नहीं हैं उनको कोई और अत्यधिक उष्ण चीज खाने को दी जाएगी, जिससे कि जो ये पक्षाघात होता है वो उससे ठीक होता है। किंतु जो मांसाहारी हैं जिनका उस प्रकार की प्रकृति बन चुकी है, तो उनको कपोत का मांस पथ्य के रूप में दिया जाता है। ठीक है ना, उससे पक्षाघात रोग में सद्य लाभ होता है। अतएव लोक में प्रसिद्धि है कि कपोत अग्नि खाता है, मतलब इतना गर्म तो कहते कि लगता है कि तो जैसे आग खाती हैं। कोई बहुत व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो जैसे आग खा रहा हो, तो बस वो उसी के कारण से यहाँ पर ये बातें आती हैं। इसी प्रकार बबूला आदि में बबूला क्या होता है, भंवर। तो भंवर जो होते हैं वो पानी में भी, नदी और समुद्र में भी फंस होते हैं और आंधी में भी होते हैं। बहुत तेज जब आंधी की गति होती है तो जो बनता है, तो उसमें यदि व्यक्ति फंस जाता तो निकलना बहुत मुश्किल होता है उसमें से भी, चाहे वो जल का बबूला हो चाहे वो आंधी का हो। तो आंधी में फंस जाने के कारण निर्बल प्रकृति के पुरुष को कभी कभी उन्माद रोग हो जाता है। मतलब उसमें फंस गया तो मतलब एक जो झटका लगना कहता है। तो इसी से लोक में प्रसिद्धि है कि बबूला में पिशाच का वास होता है। इसी पर राक्षसी का शाला है ना, भी मलिन शाला को कहते हैं, जो वही पुराने खंडर जो पड़े हुए हैं, तो उसमें कहते थे अरे इसमें तो भूत रहते हैं, इसमें तो राक्षस भूत पिशाच ये सब रहते हैं। तो इस तरह से मतलब जो
करके एक जो उसका अनुमान कर दिया जाता है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कहा गया है। तो नीचे पंडित मीमांसक जी ने इसमें टिप्पणी दी है, नीचे उसको देखना पढ़ना। तो बात समझ में आ गई कि अनुपाख्य क्या है, अनुमेय क्या है।